हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे आर्बिट्रेशन के बारे में। सोल आर्बिट्रेटर, अगर आपने कोई भी किसी भी तरह का लोन लिया है किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से, किसी भी तरह का क्रेडिट कार्ड का, पर्सनल लोन, बिजनेस या स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाने का, या सीसी लिमिट है, ओडी लिमिट है, या अन्य किसी भी तरह का कोई भी लोन है, अगर आपकी उसकी ईएमआई डिफॉल्ट हो गई है या आप उसका इंटरेस्ट नहीं पे कर पा रहे हैं, तो आपके पास 5-7 अगर आपकी ईएमआई डिफॉल्ट हो गई है तो पहले तो आपको टेलीफोनिकली हरास किया होगा, फिर चवन्नी छापों ने परेशान और हरास किया होगा, और उसके बाद आपके पास आर्बिट्रेटर का नोटिस आया होगा, सोल आर्बिट्रेटर का। अगर नहीं आया है तो ये आपके पास जरूर भेजेंगे सोल आर्बिट्रेटर का नोटिस। ये आर्बिट्रेटर है क्या चीज, इसकी फुल फॉर्म क्या है? आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन एक्ट 1996 1996 में एक कानून बना। साथियों, अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा एक चैनल है, क्योंकि हजारों आदमी हमारे साथ हर रोज नए जुड़ जाते हैं। हमारा एक चैनल है डिसेंट एडवाइस के नाम से यूट्यूब पे। आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, परेशानी, समस्या अगर आ रही है तो यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखें, आगे डिसेंट एडवाइस लिखें, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि उस पर मैं यूट्यूब पे लगभग 1,500 वीडियो डाल चुका हूं लोन से रिलेटेड। साथियों, जैसा कि हम आर्बिट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ये आर्बिट्रेटर नाम का क्या बीमारी है, कहां से आई है ये सोल आर्बिट्रेटर? आम और खास आदमी के पास नोटिस कैसे आ रहा है? जब आप किसी भी तरह का लोन लेते हैं, किसी भी तरह का अनसिक्योर लोन या सिक्योर लोन, तो आप या ऑफलाइन लेते हैं या ऑनलाइन लेते हैं तो आपको एक एग्रीमेंट पे साइन करने पड़ते हैं। अगर ऑफलाइन लेते हैं तो आप एक एग्रीमेंट पे साइन करते हैं, ऑनलाइन लेते हैं तो भी एग्रीमेंट की आप उसको यस करते हैं, एग्री करते हैं कि भाई मैं इसको आर्बिट्रेशन के क्लोज को मानूंगा। क्योंकि जो आप एक एग्रीमेंट कर रहे हैं उसमें 50 तरह की नियम शर्तें लिखी रहती हैं जो सारी बैंक और एनबीएफसी कंपनी की है। अब उसमें यह शर्त भी लिखी रहती है, ये कंडीशन भी, ये क्लोज भी होता है कि अगर आपकी 2, 4, 5 ईएमआई डिफॉल्ट होगी तो वो बैंक या एनबीएफसी कंपनी एक आर्बिट्रेटर नियुक्त करेगा, मतलब मध्यस्थ नियुक्त करेगा और आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को पूरी करेगा। मतलब वो एक किस्म का, सामान्य बोलचाल की भाषा में बात करें तो एक जज की नियुक्ति करेगा जो दोनों की बात सुनेगा, आर्बिट्रेटर की भी सुनेगा। आर्बिट्रेटर जो है वो उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी की भी सुनेगा और आपकी भी सुनेगा। दोनों के पक्ष को सुन के जो उसको ठीक लगेगा अपने विवेक से वो डिसीजन लेगा। अब सवाल ये है कि भाई उसके अंदर क्लोज है। अरे क्लोज तो उसके अंदर 50 तरह के हैं यार। उसके अंदर एक क्लोज ये भी लिख दो कि भाई अगर अमरदीप कादियान ने कोई लोन लिया और 12 सितंबर तक अगर नहीं दिया तो 12 सितंबर को उसकी टांग काट दी जाएगी। अब जिस आदमी को लोन की जरूरत है तो स्वाभाविक बात है कि लोग उसको पढ़ते नहीं, उस एग्रीमेंट को, और पढ़ ले तो वो लेंगे भी नहीं। अब जिसको पैसे की जरूरत है तो स्वाभाविक बात है कि उसको पता है यार ये कुछ तो लिखवाएगा, जो लिखवाएगा अपने पक्ष में लिखवाएगा, लेकिन उस टाइम उसकी नीयत साफ है, उसकी ऐसी नीयत नहीं है, इंटेंशन उसकी गलत नहीं है कि मैं बैंक या एनबीएफसी कंपनी का पैसा नहीं दूंगा। अब क्योंकि सिचुएशन ऐसी आ गई है, खास तौर पे कोरोना की वजह से लोगों की फाइनेंशियल डेथ हो गई है, करोड़ों आदमियों के लोन डिफॉल्ट हो गए हैं, तो स्वाभाविक बात है कि वो कर्ज के जाल में फंसते जा रहे हैं। अब हमारे देश में क्या है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अगर इन्होंने ये क्लोज इसमें लिख भी लिया कि भाई इसकी टांग काट देंगे, तो क्या वो टांग काट देंगे क्या उस तारीख को अगर मैंने पैसे नहीं दिए? अब मैंने वो पढ़ भी लिया चाहे और उस पर साइन भी कर दिए। अब उन्होंने अगर 12 तारीख को मेरी टांग काट दी तो कोई तो उठा के मुझे ट्रामा सेंटर में डालेगा। अब वहां पे जब ट्रामा सेंटर में चले जाएंगे तो पुलिस इंटीमेट करेगी स्थानीय थाने, पुलिस स्टेशन, चौकी को, जहां पे भी उन्होंने मेरी टांग काटी होगी। इसको पुलिस की भाषा में रुक्का कहते हैं।
अब जब वो रुका चला जाएगा तो पुलिस आएगी। अब मैं वो पुलिस वाले जब मेरे बयान लेंगे, मैं उनको कहूंगा भाई इस आदमी ने टांग काट दी, इस बैंक ने मेरी कटवा दी, तो क्या वो लीगल है? अब वो बैंक वाला आके वो लव लेटर दिखा दे, वो जो क्लोज है उसके अंदर लिखा हुआ है दिखा दे एग्रीमेंट का, भाई ये देखो अमरदीप कादियान ने साइन कर रखे हैं और हमने तो इसमें क्लोज डाल रखा था, इसलिए हमने इसकी टांग काट दी। तो क्या अब उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी? होगी, 100% होगी। ये तालिबानी कानून नहीं है, यहां तालिबानी शासन नहीं लग रहा। वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अब वो कह रहा है आर्बिट्रेटर होता कौन है, कौन आदमी है, क्या पोस्ट है इसकी, किस आदमी को इस पोस्ट पे लगाते हैं? मेरे देखने में आया है ज्यादातर इस पोस्ट पे गजटेड ऑफिसर्स को लगा लेते हैं, ज्यादातर तो रिटायर्ड जज को लगा लेते हैं। वो जब आपके पास नोटिस भेजते हैं तो रिटायर छोटा छोटा लिख देते हैं, जज और उस जज का नाम बड़ा बड़ा लिख देते हैं। अरे यार, जब कोई आदमी रिटायर ही हो गया तो उसकी कलम की पावर खत्म होगी, वो जज थोड़ी रह गया। और रिटायर जज लिखने से क्या हो जाएगा भाई? आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर मिलेने के लिए या किसी गजटेड ऑफिसर को इस पोस्ट पे लगा लेते हैं या किसी सीनियर एडवोकेट को इस पोस्ट पे लगाते हैं। अब आपके पास नोटिस भेज दिया, जानबूझ के 1000 किलोमीटर आपके घर से या 2000 या 5000 किलोमीटर दूर आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं ताकि आप उसमें फाइट ही ना कर पाओ। आप दिल्ली रहते हैं तो मुंबई कर देंगे, मुंबई रहते हैं तो कलकत्ता कर देंगे, कलकत्ता रहते हैं तो अहमदाबाद गुजरात में कर देंगे, गुजरात रहते हैं जम्मू कश्मीर में कर देंगे। साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेने के लिए, ताकि आप इतनी दूर जा ना पाओ। अगर जाओ तो आपका खर्चा इतना ज्यादा हो जाए और टाइम आपका इतना ज्यादा वेस्ट हो जाए कि आप परेशान और हरास होकर इनके पैसे दे दो, जो कि ये चाहते हैं। नहीं तो ये क्या करते हैं, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को खुद से ही स्टार्ट कर देते हैं और उसको 5-4 तारीखें लगा के उसको खत्म कर देते हैं। अब वो जो इन्होंने जो भी आदमी अपॉइंट किया है, चाहे वो रिटायर्ड जज है, चाहे वो रिटायर्ड गजटेड ऑफिसर है या वो एडवोकेट है, अब वो खुद से ही जज की भूमिका निभाता है। ज्यादातर तो वकील तो अपने चैम्बर में बैठ के ये प्रक्रिया को करते हैं। अब होता क्या है भाई, नियम क्या है? नियम तो ये है कि भाई आपको भी जाना पड़ेगा और वो बैंक और एनबीएफसी कंपनी का भी कोई रिप्रेजेंटेटिव आएगा वहां, जो उसका रिप्रेजेंट कर रहा होगा उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी, वो अपना पक्ष रखेगा, आप अपना पक्ष रखोगे। वो तो यही कहेगा कि भाई ये आदमी जानबूझ के पैसा नहीं दे रहा। आप अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम बताओगे, भाई साहब मैं इसलिए पैसे नहीं दे पा रहा। अब सारे पक्षों की बात सुन के 99% तो लोग इसको अटेंड ही नहीं करते, जा ही नहीं पाते, जाते ही नहीं है, इग्नोर कर देते हैं। अब वो क्या करेगा, मैक्सिमम क्या कर सकता है, वो एक डिसीजन दे देगा। उस डिसीजन को कानून की भाषा में अवार्ड बोलते हैं। उसने अवार्ड पारित कर दिया कि भाई इस आदमी के इस बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पैसे दे। अब अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आपके एम्प्लॉयर को आदेश दे सकता है कि भाई इस आदमी की 50% सैलरी काट ले, या प्राइवेट जॉब करते हैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी है तो भी वो उसको ऑर्डर दे सकता है। इतने उसके पास राइट्स हैं। लेकिन अगर आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, फिर वो किसको ऑर्डर देगा? आपका कोई शोरूम है, मैं वहां से कपड़े लेने जा रहा हूं, तो उसको क्या पता भाई अमरदीप कादियानी यहां से कपड़े खरीद रहा है, या जहां से आप खरीद के लेके आ रहे हो उसको कैसे आदेश देगा? वो तो जो आप उसको पैसा देगा वो माल देगा, और मैं उसके आदेश को मानूंगा। अगर उसको पता भी लग गया भाई इससे शर्ट लेके आनी है और इसको पैसे आधे काट के दे दे, मैं तो दूंगा नहीं, मैं तो पूरे पैसे दूंगा। तो वहां पे इनका बस चलता नहीं। तो ये करते क्या है, ये उस अवार्ड को लेके फिर कोर्ट में जाते हैं। भाई देखो हमने कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली है, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 के तहत ये आदमी जो है या तो इस प्रक्रिया में शामिल ही नहीं हुआ, या हुआ भी तो इसका पक्ष कमजोर था, ये जानबूझ के बैंक एनबीएफसी कंपनी का पैसा नहीं दे रहा, तो इससे रिकवर करने के आदेश दिए जाए, ये लेके वो वहां चले जाते हैं। लेकिन आप डरे घबराए नहीं, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 के तहत ही सेक्शन 34 में आपका बचाव का खाना है। आपको अगर इन्होंने आदेश ऑर्डर दे दिया आपके एम्प्लॉयर को, तो आप उस पर स्टे ले सकते हैं।
स्थानीय कोर्ट से ही आपको स्टे मिल जाएगा। वहां पे जाने की आपको बहुत ज्यादा दूर जाने की, हाई कोर्ट में जाने की आपको जरूरत नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि भाई मेरा पक्ष सुना ही नहीं गया, जानबूझ के इन्होंने बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पक्ष में फैसला दिया, क्योंकि ये बैंक या एनबीएफसी कंपनी ने तो अपॉइंट किया है, वही तो इसको सैलरी दे रहा है, वही इसको कमीशन दे रहा है या इंसेंटिव दे रहा है, तो आपको इजिली इसमें स्टे मिल सकता है। आप डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स जाने और अपने अधिकार जाने। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का या जितने भी करोड़ का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी दिक्कत परेशानी समस्या अगर आपको आ रही है, आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के तहत नोटिस आ रहा है, 13(2) का आ रहा है, 13(4) का आ रहा है, सिंबॉलिक पोजीशन का आ रहा है, फिजिकल पोजीशन का आ रहा है, डीएम साहब का नोटिस आ रहा है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के तहत नोटिस आ रहा है, 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का आ रहा है, या आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 का आ रहा है, या रिकॉल नोटिस आ रहा है, या अन्य किसी भी तरह का कोई भी आपके पास नोटिस आ रहा है, तो प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से परहेज बेहतर है। जैसे ही आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आए तो आप उसको इग्नोर ना करें। अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, ये एक किस्म की आर्ट की प्रॉब्लम हो चुकी है लोन को। जैसे जैसे ये बढ़ती जाएगी तो ये विकराल रूप धारण कर देगी। जैसे जैसे ये आगे आगे नोटिस भेजते जाएंगे, इनके पास राइट्स आ जाएंगे, अधिकार आ जाएंगे आपके मकान को, दुकान को, फैक्ट्री को, कारखाने को, उसकी ऑक्शन करने के, उसको सेल करने के, उसको नीलाम करने के। लेकिन ऐसे इनके पास कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है कि उसको कबाड़ी के रेट में, स्क्रैप के रेट में आपकी प्रॉपर्टी को बेच देंगे। अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 3 करोड़ रुपए की है, उसको ये 1 करोड़ रुपए में सेल नहीं कर सकते। अगर इनको 1 करोड़ रुपए लेना है, अगर आपको अपने राइट्स और अधिकार नहीं पता तो ये कर भी देते हैं। लाखों करोड़ों आदमियों की कर चुके हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कर रहे हैं तो आप एक नोटिस भेज सकते हैं इनके पास कि भाई जिस लोकेशन पे मेरी फैक्ट्री है, दुकान है, मकान है, कारखाना है या फ्लैट है, उतने गज का, उतने स्क्वायर फीट का, उसी सोसाइटी में 2 आदमियों के और एफिडेविट लेके आओ जो ये कहें अपने एफिडेविट में कि मैं 1 करोड़ रुपए का सेल करने के लिए तैयार हूं, फिर तो मेरी भी प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ है। अदरवाइज 3 करोड़ गया, 1 करोड़ में 3 करोड़ में इसको सेल करके 1 करोड़ रुपए अपने लेके 2 करोड़ रुपए मुझे रिफंड करो, जो कि ये कभी करेंगे नहीं। इसके अलावा अगर आपका कोई एग्रीकल्चर का लोन है तो उसके ऊपर सरफेसी एक्ट लागू ही नहीं होता। अगर आपका किसी भी तरह का लोन है, सिक्योर लोन है, अगर आपने 20% पैसे आपके रह गए हैं, सिर्फ 20% पैसे इनके देने रह गए हैं, तो भी आपके ऊपर सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता। अगर आप 50% पैसा इनका दे चुके हैं तो आप डीआरटी में जा सकते हैं, डीआरटी भी कोर्ट का नाम है। अगर 50% भी पैसे नहीं दिए, 15% दिए हैं, 20% दिया, तो भी आप डीआरटी कोर्ट में इनके खिलाफ जा सकते हैं। उसमें क्या होगा कि जज साहब एक आदेश देंगे, ऑर्डर देंगे, भाई इतने परसेंट, 25% या इतने परसेंट पैसे कम से कम जमा करो, तो आपका केस कंसिडर किया जाएगा। तो आप डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स और अधिकार जाने और इनसे बचने की निंजा टेक्निक भी जाने। देखेंगे कैसे आपकी प्रॉपर्टी का ऑक्शन करेंगे, सेल करेंगे, बोली करेंगे। साथियों, अगर ऐसे नोटिस आपके पास आ रहे हैं तो जल्द से जल्द लीगल एडवाइस लें। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।